बॉर्डर पर जो जगह है वहीं उनका जन्म हुआ था। और ये जो कहानी नहीं बल्कि ये क्या है, भाषण है। अब बातचीत मत कीजिए, भाषण है। और ये भाषण कहाँ दे रहे हैं? पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। पूरा वहाँ पर पूरा भारत से लोग आया, इधर से भी गया आदमी, पूरे बिहार से भी गए वो। और उस समय जेपी आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। आपके दादा दादी को अगर जिंदा होंगे तो पूछिएगा तो बताएंगे हम भी जेपी आंदोलन में गए थे, भाग लिए थे। और जो जो उस समय जेल गया था जेपी आंदोलन में, उन सबको आज पेंशन मिलता है 10,000 रुपये महीना। नीतीश बोले ना, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, स्वर्गीय रामविलास पासवान, ये तीनों उसी के उपज है, इसी आंदोलन के उपज है। जैसे आज नाम आप सुनते हैं अरविंद केजरीवाल का, सुनते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे, अभी तो हट गए वो, आरोप लगा दारू घोटाला वगैरह का तो वो हट गए वो। तो अरविंद जो केजरीवाल है वो देखो, नेता पैदा ही होता है, नेता का बोलो आविष्कार बोलो या नेता चमकता है जो बड़े बड़े आंदोलनों में चमकता है, उसकी भूमिका को देखकर। तो एक बार अन्ना हजारे थे, वो देश में कुछ बिल ऐसा था और कुछ सरकार की नीतियां ऐसी थी, उसके विरोध में ज़बरदस्त टाइप वाला एकदम कई दिनों तक भूख हड़ताल किए थे अन्ना हजारे। और उसमें वो केजरीवाल साहब पूरा साथ दिए और एकदम फ्रंट पर आकर पूरा मतलब मूवमेंट को संभाले। तो बाद में आदमी को लगा भाई कि बढ़िया आदमी है, समझदार आदमी है। और बाद में वो आदमी क्या किया, मुख्यमंत्री चुनाव के लिए खुद को नॉमिनेट किया और अपनी एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, झाड़ू छाप है उसका, है ना। अब पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। इतना ही नहीं, उसका आम आदमी पार्टी इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि भाई पंजाब में जो सरकार है वर्तमान, वो किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है ना। तो धीरे धीरे डेवलप कर लिया। तो जितने नेता है सब जो चमकते हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन से ही चमकता है। तो इसमें भी नीतीश कुमार चमके, तो नीतीश कुमार भी जेल गए थे उस जमाने में। तो उनको लगा भैया कि जो जो जेल गया है उन सबको कुछ ना कुछ दिया जाए। तो बहुत सारे हमारे गांव में 2-4 लोगों को अभी भी पेंशन मिलता है, पेंशन के रूप में 10,000 रुपया महीना, कि बूढ़ा आराम से खाए, चाय पानी पिए, खैनी वैनी खाए, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कहाँ से पढ़ ली लो, बोलो। पेज नंबर 35 पूरा कंप्लीट हो गया? तो मित्रों ये स्मृतियां जगी है, हाँ सो गया। अच्छा चलिए, देखिए तो हम लोग पढ़े थे कि आंदोलन शुरू हुआ और जेपी जी उसमें आगे आए और जेपी जी भाषण दे रहे हैं। और भाषण के दरमियान में उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर और रामवृक्ष बेनापुरी दोनों का जिक्र भी किए, है ना। इंडियन प्रेस के मालिक के बारे में भी जिक्र किए, है ना। उसके बाद बोलते जा रहे हैं और वहाँ के बारे में बताएं, भेल्लौर के बारे में भी बताएं, फिर अपने पटना के बारे में बता रहे हैं। तो कहते हैं मित्रों ये स्मृतियां जगी है, इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है। मैंने इस जिम्मेदारी को अपने तरफ से मांग करके नहीं लिया है, तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूँ। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी, ये अंग्रेजी शब्द जो हिंदी में लिख दिया गया है, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था। उसके बाद बराबर कहता रहा हूं, संचालन समिति में बहस करता रहा हूं कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमसे सलाह ले लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं और देश का भविष्य आपके हाथ में। तो हम पहले बोले कि ये जो क्रांति हुई, ये क्रांति एक्चुअली में शुरुआत जयप्रकाश जी ने नहीं किया। जो क्रांति की शुरुआत बिहार में हुई वो मूल रूप से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ में छात्रों ने पहले क्या किया, आंदोलन शुरू किया था। अब छात्र को लगा कि भैया कि अगर आप लोग आंदोलन कहीं कीजिएगा, बात समझिएगा, तो आपको 2-4 आदमी मुखिया वार्डो आके पीट पाट के चल जाएगा, बेटा बढ़ागा है नहीं। उसको पता है कि आपका क्षमता कितना है, गांव भर 2-4 लोग बस। लेकिन अगर उस आंदोलन में, आपकी लड़ाई में कोई गांव का वरिष्ठ मुखिया उसमें शामिल हो जाए, गांव का कोई ऐसा सम्मानजनक व्यक्ति शामिल हो जाए, सम्माननीय व्यक्ति शामिल हो जाए, तो लड़ाई थोड़ी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, नहीं कि बात थोड़ा बढ़ गया। उसी प्रकार जितना बड़े लोग जुड़ेंगे, जितने बड़े लोग जुड़ेंगे उतना वो आंदोलन क्या होगा, बड़ा होगा। अभी हम सपोज डेट एक आंदोलन यहाँ करें और इस आंदोलन में हमको कौआ कोल का कोई आदमी साथ ना दे,
तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर हम आंदोलन अभी कर रहे हैं और एक नवादा से चलकर राजवल्लभ यादव का परिवार में कोई भी हो, विभा देवी जो वर्तमान अभी विधायिका है, कमरान जी हैं, सांसद जो भी हैं यहाँ पर है, वो लोग अगर आके हमको सपोर्ट कर दे इस आंदोलन में, तो ये आंदोलन का रूप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्योंकि अब आप मामला वो भाई विधायक आ गया, बात क्या है भाई, तो मामला हाईलाइटेड हो जाता है, दूर तक जाता है बातें, और गांव की बातें गांव तक क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। तो सब लेटे से आना है क्या, टाइम जब कल बोल दिए तब पर भी वही हाल है, बड़ा जल्दी। तो ये बोले थे कि देखो हम तो ये आंदोलन शुरू नहीं किए हैं, आंदोलन ये छात्रों ने शुरू किया, और छात्रों से बराबर कहें कि देखो ये आंदोलन जो है तुम ही लोग संभालो, अरे हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमसे सलाह ले लो, हम कुछ बता देंगे लेकिन चल। लेकिन छात्र बोला नहीं, रहना है आपको आगे आगे, हमको जैसे बोलिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन दिमाग लगाना कैसे क्या होगा, वो सारा जो युवक थे वो जिम्मेवारी किसको दे दिए थे, जयप्रकाश नारायण को। उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको ही नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया, और स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का, और मैं नम्रतापूर्वक यह स्वीकार किया। खड़ा करके कोई हमें पीछे डिक्टेट करे, पीछे से क्या करना है, जयप्रकाश नारायण तुम्हें इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूंगा, मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं बात सुनिए। जब ये बोल रहे थे तो ताली लोग बजा रहे थे, तो बोले ताली मत बजाइए, पहले मेरी बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना ज्यादा होगा, जितना भी मेरे पास समय होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा, और अधिक से अधिक उन बातों को स्वीकार करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों का बात स्वीकार करूंगा, लेकिन अंतिम फैसला किसका होगा, मेरा होगा। इस फैसले को इनको मानना होगा, आपको मानना होगा, तभी तो कोई नेतृत्व का मतलब है, तभी यह क्रांति सफल हो सकती है। नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। देखो आजकल का युवा क्या है, किसी को वैल्यू नहीं देता है। आज का कोई भी आदमी आपके पास आ जाए तो आपको अगर थोड़ा सा वो आपसे अगर डांट दिया कोई, तो आदमी बुरा जल्दी मान जाता है, कहता है कि ज्यादा बोल लो ना, ये समझा दे, बर्दाश्त नहीं करता है बड़े बूढ़ों की बात जो भी है। तो इनको कहना कि भैया युवक है, हम कुछ बोलेंगे ये लोग सुनेगा नहीं, और सुनेगा नहीं तो फिर करना क्या है, बेकार है। इसीलिए जो हम कहेंगे वो बात क्या करना होगा, मानना होगा। हम बोल रहे हैं दाएं चलो, कहेगा तोरा बुझा रहा बड़वा, हम बाएं चलेंगे। अच्छा बोलने में भी देरी नहीं करता है। तो भैया हमको नेता अगर बना रहे हैं, हमको अगर इस संघर्ष समिति का हेड बना रहे हैं, तो हम सबकी बात सुनेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने मन की चलेंगे, नहीं, सबकी बात सुनेंगे, और सबकी बात से जब फाइनली हमको जो समझ में आएगा, मेरे अनुभव के आधार पर जो डिसीजन हम ले लेंगे, उसमें फिर किसी को मना नहीं करना होगा। और अगर ऐसे भी कहता है कि घर में एक ही मालिक हो तो ज्यादा अच्छा हो, और चार चार अगर मालिक हो जाएगा तो क्या होता है, वो घर बिखर जाता है, फिर वो नहीं चलता है। घर में खर्च भी अगर किया जाए तो एक जगह से खर्च होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन आजकल क्या है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं लोग। लेकिन अभी भी कई घरों में क्या है कि भाई दो बेटा अगर है तो दो बेटा मिलकर दे दिया बाबूजी को, पाँ को दे दिया, भैया तू ले 10-10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, एक महीना तू चलाओ जैसे चलाना हो, 20 हज़ार रुपये तुमको मिल गया, बाकी वो कमाए सेव किए। पर्सनली खर्च तो सबको रहता है, वो करता है, लेकिन घर का खर्च मतलब एक जगह से होता है ना। ये नहीं कि तू एगो ला रहा सब्जी, एगो ला रहा, तो कभी ने लाया तो कभी वो नहीं लाया, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो घर खर्च भी एक जगह से हो, मालिक एगो रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यही बोले कि हम ही मालिक रहेंगे, और मालिक ऐसे नहीं रहेंगे, आपकी सहमति से रहेंगे, सबकी बात सुनेंगे, बहस करेंगे जो बात होगा, लेकिन फाइनल अगर हम बोल दिए तो फिर काटना नहीं होगा। तब सब बच्चा बोला नहीं ठीक है, जैसे आप कहिएगा हम करेंगे। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूं। 1921 जनवरी महीने इसी पटना कॉलेज में ISC का मैं क्या था, विद्यार्थी था।
हमारे साथ निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे और मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। आज भी आप लोग को मिलता है ना छात्रवृत्ति, 10वां पास करते हैं 10,000, इंटर पास कीजिएगा 25,000। अब तो और आ गया। कल हम लोग गए, मिल के आए विधायक जी से, जो भी इस बार 9 से 10th का विद्यार्थी जा रहा है उसके लिए बड़ा ऑफर है। हालांकि कार्यक्रम का नाम हम रखे थे मगध महोत्सव, लेकिन नाम बदल कर दिया गया उसको। बोले कि नहीं, मगध मतलब पूरा बिहार आ जाता है और हम तो गोविंदपुर से हैं, तो गोविंदपुर से रिलेटेड ज़्यादा हो, तो उसका नाम रखा गया गोविंदपुर महोत्सव। उस महोत्सव में पहले 9 से 10th जितने भी बच्चे इस बार जा रहे हैं पूरे स्कूल में, 3-4 हाई स्कूल जो भी अगल बगल प्रखंड स्तर पर है ना, तो वहाँ एक टेस्ट लिया जाएगा। और हर बाजार से, जैसे बड़राजी हाई स्कूल में जो भी है, यहाँ से 10 लड़का चुना जाएगा, कौआ कोल हाई स्कूल से 10 बच्चा चुना जाएगा, और एक पांडे गंगोट आसपास हाई स्कूल है ना, या जोरावड़ी हाई स्कूल है, वहाँ से 10 बच्चा चुना जाएगा। अब बाकी अगर अगल बगल का जो भी है स्कूल का विद्यार्थी सब यहीं आएगा एग्जाम देने। और जो टॉप 10 यहाँ जगह बनाएगा, 9 से 10th जो भी जाएगा इस बार, उसको टोटल खर्च जो होगा कॉपी से लेकर किताब तक, मान ली 20 गो कॉपी एक बार आपको दे दिया जाएगा 2 दर्जन कलम का पैसा दे दिया जाएगा। उससे ज़्यादा लिखोगे, 5 दर्जन से ज़्यादा लिखोगे कलम से, हैं। और कलम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और जहाँ भी कोचिंग है, जैसे हमारा यहाँ है, को बड़ा यहाँ भलवाई में किसी और का होगा, कौकोल में कहीं और है, तो जो वहाँ पढ़ना चाहता है जहाँ भी, उसका फीस भी विधायक जी के प्रगति फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा। 30 बच्चा एक ब्लॉक से चुना जाएगा, 9 से जो 10th जा रहे हैं उसके लिए। 12th से वाले जो, ऐसे आप 12th में लगभग चल गए, अब जब जाइएगा परीक्षा दीजिएगा, तो परीक्षा के बाद या अभी भी जो टॉप करेंगे, जो अभी 12th में है, वैसे बच्चे जो टॉप करेंगे उसको, जैसे मान लिया जाए पैरामेडिकल नीट की तैयारी करना है और 1 साल का कोर्स होता है उसका, है ना, तैयारी के लिए, तो जो भी उसका लॉजिंग फूडिंग और खर्च आएगा तैयारी करने का, पटना के बेहतर इंस्टीट्यूट में, उसका भी प्रखंड वाइज 5 लड़के का या 10 लड़के का वो रखेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद उसको भी मिलेगा। सिंगिंग का भी प्रतियोगिता है, जो बेहतरीन गाते हैं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, उनको मौका दिया जाएगा गाने का। अगर आप अच्छा गाते हैं तो आपको भोजपुरी के जो भी अच्छे गायक हैं उनके साथ मौका दिलवाया जाएगा, और आपका 5 गाने का एल्बम काम विधायक जी के द्वारा से पब्लिक में रिलीज किया जाएगा। आपको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ जाइए। तो बहुत सारा कार्यक्रम उसमें आपके लिए भी है। महिलाओं के लिए खेल होगा, एक देखते हो फेसबुक पर कि तेल जीतो, देखे उस टाइप का भी कार्यक्रम लगभग होगा हर गांव में, नहीं देखे हो। जैसे एक खेल है गया, जैसे एगो दे दिया, एक चौकी लगा दिया, सिक्कर नहीं, सिक्कड़ नहीं होता फंसाए वाला, साबुन फंसाइएगा या जो भी फंसाइएगा तो वो तो आपको मिल जाता है। और अगर उसी में जो अगर साबुन फंस गया तो 1 किलो करुआ तेल रखा हुआ रहता है बगल, है ना। इस टाइप का वो हमको, देखो आज भी मैसेज किए इसमें है कि इस टाइप का खेल जो है करवाइएगा। बोले ठीक है। तो अभी तैयारी चल रहा है और 12-15 तारीख के बाद इस ढंग का कार्यक्रम होगा, तो आप लोग भी भाग लीजिएगा। दूसरी बड़ी बात जो हम बोले थे मस्ती की पाठशाला, है ना, बताए थे नहीं, याद है कि अगर दलित टोला जहाँ है तो 1-2 बोले थे कि हम अपने तरफ से संचालन कर सकते हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट हम बताएं कि हमारा ये भी कॉन्सेप्ट है, तो बोले कि इसमें हम भी रहेंगे। हम बोले ना, इसमें आप नहीं रहिएगा, ये मेरा पर्सनली प्रोजेक्ट है। तो बोले नहीं ठीक है, आप अपना ही कोचिंग का नाम दीजिए, एक स्पॉन्सरशिप में मेरा नाम दे दीजिए कि भाई प्रगति फाउंडेशन भी इसमें आपको फाइनेंस करेगा। बोले हम 10 सेंटर का पैसा हम देंगे। तो देखो तुम लोग को भी बोल रहे हैं कि अपने अगल बगल 20 से 30 लड़का को ग्रुप को पकड़ो, उसको 30 गरीब बच्चा को, जो वाकई में गरीब है, जो स्कूल नहीं जाता है, कोचिंग नहीं जाता है, कहीं नहीं पढ़ता, जो कैपेबल है उसको नहीं, जो अनकैपेबल है, जो सक्षम नहीं है, वैसे 20 लड़के 30 लड़के को, छोटा छोटा बच्चा को सिर्फ इतना करना है, उसको पढ़ा के इतना कर देना है कि मिडिल स्कूल तक पहुंचा देना है। मतलब क्या, उसको 1-2 तक लायक बना देंगे। 1-2 के बाद तो मिडिल स्कूल में कम से एडमिशन होता है, 6ठा से, या प्राथमिक में तो 1 से होता है, तो प्राथमिक तक पहुंचा देना है, इतना कर देना है। तो आराम से आपको 1500-2000 रुपये महीना मिलेगा। गांव में अभी भी पढ़ाता तो बच्चा कितना ट्यूशन फीस लेते हो, 50 रुपया। 30 बच्चा का अगर पढ़ाओगे तो आधा बुतरू पैसा देगा, आधा बुतरू तो आएगा तुमको कितना, 15, कितना आएगा, 700 रुपया। 15 बुतरू 700 आएगा हो, और यहाँ 1500 रुपये तुमको महीना मिलेगा 1 से 1.5 घंटा में। उस बच्चे को टी-शर्ट भी मिलेगा, स्लेट कॉपी भी मिलेगा, सारा प्रोवाइड होगा। कम से कम 1 साल का पैसा तो उनसे लेंगे हम, ताकि 1 साल चले। ऐसा नहीं कि आज शुरू किया खत्म हो गया, ऐसा नहीं, 1 साल का लेंगे ताकि 1 साल, फिर 1 साल के बाद हमारे पास कोई और फाइनेंसर आ जाए
फिर कोई ना कोई चुनाव आएगा, कुछ लोग आएंगे, फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोग को कितना दिन से बोले, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ है ना। खाली सब अपना एक फेरा में है, ये नहीं कि किसी को मदद करे, है ना। चलिए देखिए, इतना कार्यक्रम है, इसका रूपरेखा भी तैयार हो रहा है, फाइनली हम बताएंगे आपको, उसके बाद फिर शुरू होगा। इसमें आप लोग को भी, अगर जो बोलने में टैलेंटेड लोग हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसको भी अगर आप समय दीजिएगा अपने क्षेत्र में, तो आपको 5 से 10 हज़ार रुपये महीना सैलरी मिलेगा। फिलहाल 1 से 1.5 साल तक बोलने में जो टैलेंटेड है उसको काम दिया जाएगा उस टाइप का। मैंने बहुत लंबा प्रोजेक्ट है ये। प्रोजेक्ट कम से कम चलेगा तो 1.5 साल, जब तक चुनाव आएगा, लगभग 1.5-2 साल तक, चुनाव के बाद भी चले हो सके चलेगा ये। इसलिए कहते हैं पढ़िए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। सब अव्वल दर्जे के थे, जो साथ में पढ़ते थे वो क्रीम विद्यार्थी थे। हम सबने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर उन्हें साथ दिया। असहयोग आंदोलन के बाद करीब 1.5 वर्षों यूं मेरा जीवन बीता। मैं चूंकि साइंस का विद्यार्थी था तो राजेंद्र बाबू नाम सुने हो? कौन, कल ही ना बताएं जी, भारत के प्रथम। और पता है राजेंद्र बाबू की खासियत क्या थी, मालूम है कि नहीं? कुछ नहीं है। वो बहुत तेज बुद्धि के थे, बहुत तेज, और उनको खैनी खाने का शौक था। वो एग्जाम हॉल में पहले रगड़ लेते थे बढ़िया से, अच्छा ठीक है, और उसके बाद ठोक ठाक लिए, चल भैया खा लो। उसके बाद शुरू किए लिखना, और लिखने चलो। देखो जो तेज होता है ना, बदमाश वही होता है, ये भी तुम जान जाओ। भूमकन तो पहले डर रहता है कि पिता जाएंगे, कोई कुछ बोल ना देगा, तो थोड़ा तेज नटखट होता है, बदमाश भी होता है, और होना भी चाहिए। देखो ये युवा अवस्था है, युवा अवस्था, खाली एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी वैसा कदम नहीं उठाए कि आपको जीवन भर पछताना पड़े, है ना। ये ध्यान रखिए। बाकी इस उम्र में आप हंसिए, खेलिए, बोलिए, ये लौट कर आने वाला नहीं है ना। कदम खाली डगमगाए नहीं, ऐसा कदम नहीं उठाए कि माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, आपको समाज को शर्मिंदा होना पड़े, या फिर आपका जीवन उससे बर्बाद हो जाए। ये चीज ध्यान रखिए। बाकी सब कीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं है ना। तो वही बता रहे थे कि साइंस के विद्यार्थी थे, और राजेंद्र बाबू बहुत तेज आदमी थे, और बिना खैनी बनेले वो परीक्षा, पहले खैनी तब परीक्षा, है ना। एक रामधारी सिद्धिनकर, हाँ, उनके बारे में भी था। वो लोग कहते हैं कि एक हाथ रसगुल्ला में रहता था और एक हाथ से लिखते थे, इन्हें चल रहा है, इन्हें लिखा रहा है, बस समझे। अभी भी फिल्म के जो राइटर लोग होते हैं, जो फिल्मों के कहानी लिखते हैं, तो डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्टर क्या करता है, फिल्म कैसे बनेगी वो खाली काम करता है। कहानी लिखता है राइटर, राइटर कहानी लिख दिया, और लिखने के लिए क्या कहता है डायरेक्टर, सुनिए ना, रखिए 50,000 1 लाख रुपया, तो अब जाइए तो ऊटी मनाली उन्हें जने जाना है तो शांति जगह में, और चल गया वहाँ आदमी, और शांति से बैठा है और लिख रहा है कहानी, खा रहा है। होटल वाला फ्री कर दिया है फ़ोन करके, है ना, कि जितना खाएगा ये आदमी खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसको रूम से खाली बाहर निकलने मत देना, है ना, लिखो अंदर रूम में बैठ के एकदम शांति से। ऐसे होता है काम। आप पढ़ाए ना अशोक वाजपेयी का, किसका था, अवेन्यू, सोच लो 17 दिन में कितना कहानी, कितना कविता वो आदमी लिख दिए थे, पढ़े ना 10वां में। तो ये क्या था, वो शांति वाला जगह था। शांति जगह जब जाइएगा ना, यहाँ से माइंड से अगर प्रेशर हट गया ना, तो जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है। प्रेशर जब बनल रहेगा ना, तो फिर वो काम भी प्रभावित होता है आपका। तो साइंस के विद्यार्थी थे राजेंद्र बाबू, सचिव या मंत्री दुमित्र जो कहिए, मथुरा बाबू उनके जमाता बाबू, फूलदेव सहाय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया। फूलदेव बाबू के साथ रहो, उनकी लेबोरेटरी में प्रयोगशाला का प्रयोग करो, उनसे कुछ सीखो। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी ऐड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, स्वतंत्रता नहीं थी, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, ना मैं किसी विद्यालय में गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा आईएससी की दी, पास तो करना ही था, इसलिए पास कर गया। उसके बाद बचपन में भी जब मैं हाई स्कूल में था तो स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनते थे। याद रखिएगा, किसका भाषण सुनते थे, सत्यदेव।
सुने थे अमेरिका के बारे में। एक वो स्वामी सतदेव थे, वो अमेरिका के बारे में कुछ बता रहे थे। कोई धनी घर का नहीं हूं, थोड़ी सी खेती, पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नॉन गैजेटेड ऑफिसर थे। यानी उस जमाने में भी इनके पिता एक ऑफिसर थे आजादी से पहले। कहने का मतलब उनकी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे अमेरिका भेजे। मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके भी लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा आगे बढ़ने का है। मुझे आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इसी बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, इसलिए मैं अमेरिका भी चला गया। मैंने इनको लगा कि भाई अमेरिका जाना चाहिए, अमेरिका में पढ़ना चाहिए। फिर तो पैसा तो था नहीं, लेकिन फिर पता चला कि अगर वहाँ कोई पढ़ने के लिए जाता है तो पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी, देखो शहरों में क्या है, पार्ट टाइम जॉब। और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई को पूरी कर लेते हैं। और हम बार बार कहें कि वो पहले भी आपको बताएं 10वां में भी, कि जो विद्यार्थी 10वां तक ठीक ठाक ढंग से अगर पढ़ लिया है और उसको गार्जियन अगर मदद नहीं कर रहा है या वो सक्षम नहीं है मदद करने में, तो आप खुद स्वयं का मदद कर सकते हैं। और कोई अगर कहता है कि नहीं हमको गार्जियन नहीं दे रहे हैं, हम कैसे पढ़े, तो फिर इसका मतलब है कि आप 10th लेवल तक की पढ़ाई मन से नहीं किए हैं और आपके पास ठीक ठाक नॉलेज नहीं है। अभी भी ऐसे आपको गार्जियन मिलेंगे जिनके बच्चे जीआईपी, हम गांव लेवल की बात कर रहे हैं, ब्रजिंदू या अगल बगल कोई भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और उनको होम ट्यूटर की आवश्यकता होती है। और होम ट्यूटर की आवश्यकता में यहां पर कम से कम वो घर पे जाइएगा तो 1000-1200 से कोई कम नहीं देगा। ये तो इतना है। नवादा जैसे शहरों में अगर 1-2 के विद्यार्थी, 3 के विद्यार्थी को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की क्षमता रखते हैं तो 2,500 से 3,000 रुपये महीना मिलेगा। सुबह में एक कोचिंग, शाम में एक कोचिंग, या शाम में ही 2 कोचिंग लगातार मार दीजिए जाके घर होम टू होम। कितना मिलेगा? 3 दूनी 6, 2.5 दूनी 5, मत मिलेगा 4 तो मिलेगा। और 4,000 में आराम से आप नवादा में सरवाइव कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि ये दौर कुछ और था जब पढ़ाई सिर्फ नवादा में होती थी। अब तो ऑनलाइन का जमाना आ गया तो घर बैठे पढ़ सकते हैं। कितना कोर्स का लगता है, बढ़िया बढ़िया टीचर का दाम कितना ऑनलाइन में। फ्लाइट मोड में था लेकिन वाईफाई ऑन था, ऊपर वाला वाईफाई कोई व्हाट्सअप कॉलिंग कर दिया होगा इसीलिए बंद हो गया। और व्हाट्सअप वाईफाई भी बंद कर दिया। तो आप लोग बता रहे हैं कि कभी भी पढ़ाई का आपका जो तरीका है वो अपने खुद के लेवल पर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। गार्जियन आपको जितना मदद करना था 10th लेवल पर कर दिए। बाकी लड़कों लोग को खास करके, लड़की लोग को तो अभी भी आने वाला 10-20 साल ऐसा है कि अभी होम मैंने शादी ब्याह साल 2 साल 4 साल, इसमें जितने लोग हैं 2-4 साल 5 साल होते होते सबका शादी ब्याह हो जाएंगे, चाहे पढ़ने में कितना अच्छा रहे, है ना। आप बहुत बढ़िया पढ़ने में, लेकिन आपके गार्जियन की जो मेंटलिटी है वो इस ज़माने के अनुसार है। हम उनको बुरा नहीं कहते हैं, इस ज़माने के अनुसार उनको लगता है ना बेटी है शादी ब्याह कर दो, माथा का दर्द खत्म। वो बुरे नहीं है, वो अपने ज़माने से डरते हैं कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमको लेनी देनी हो जाए, जल्दी से हटा दो, कहानी ख़त्म हो गया, शादी हो गए, यहाँ से टेंशन खत्म। समझ गए ना। तो इसीलिए बता रहे हैं कि लड़कियों को तो छोड़िए, लड़के लोग मेहनत कीजिए और इन लोग का तो ब्याह हो जाएगा 2-4-5 साल में। तुम लोग कम से कम 15 साल ब्याह नहीं होगा अभी। बात समझ जाना है, सच्चाई है, इसमें झूठ ना है। हमारा लेट से हुआ कि नहीं हुआ? हमारे क्लास की जितनी लड़की मैट्रिक करते करते तो 3 को ब्याह हो गया। अभी उसका बेटा बेटी देखते इतना बड़ा बोले बताओ। तो ये चीज़ है। आइए, तो चल गए कहाँ पढ़ने? अमेरिका, है ना। देखिए, इच्छा शक्ति मजबूत रहेगा, आपका सब काम कीजिएगा। तो लोगों को टाइम नहीं पता था हो, ठीक, बैठो गप नहीं कीजिए। कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे हैं। कितनी गालियां मुझे दी गई है, चूंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूं। निक्सन को दे दो तार, जब प्रकाश की हो गई हार, ये नारे लगाए। करे जब ये पढ़कर आए थे अमेरिका से, तो जब कहीं विरोध करते थे किसी पार्टी का या कुछ लोगों का, नेताओं का, तो वहाँ के जो भी नेता होते थे इन्हीं का कहते थे अमेरिका से तो पढ़ के आया, अमेरिका का दलाल है तुम रे, नहीं विदेश से आया तुम लोग हमको सिखा रहा। तो इन्हीं का बुराई लोग कर देता था। बातचीत मत कीजिए जी।
कह रहे देखो पढ़ने के लिए अमेरिका में क्या किए जयप्रकाश नारायण। बोले कि अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, बागान मतलब बगीचे में, कारखानों में, मैंने लोहे कारखानों में काम किया जहां जानवर मारे जाते थे, उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो छुट्टियों में इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे, सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे, एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, कुछ रुपये बच जाते थे तो कपड़े खरीदने के लिए, कुछ फीस के लिए, बाकी हर रविवार को छुट्टी नहीं, 1 घंटा स्त्री में रेस्तरां में, रेस्तरां मतलब होटल, रेस्टोरेंट बोलते हैं इसको, होटल में बर्तन वर्तन धो दिया, वेटर का काम कर दिया, तो रात का खाना क्या हो गया, मिल गया, दिन का खाना मिल गया, किराया कहाँ से मकान का हमको आया, बराबर 2-3 लड़के, कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, एक ही चारपाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहते थे, हम दोनों साथ में सोते थे, रजाई भी एक ही होती थी। इस गरीबी से मैंने पढ़ा है। एतवार के दिन कुछ ऑड टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते भी साफ करने चल जाते थे, पैसा कमाना था। पैसा नहीं कमाएंगे तो भैया कहाँ से रह पाएंगे अमेरिका जैसा शहर में। साइन पार्लर में उसे ले जाकर कमोड साफ करने का काम भी होटलों में करता है। कमोड समझते हैं? नहीं समझते हैं। किसी घर में है कमोड? नहीं है। अंग्रेजी टॉयलेट को कमोड कहते हैं। बात समझ में आया? हमारे यहाँ जो होता है वो देसी टॉयलेट है और अंग्रेजी टॉयलेट होता है ना, उसमें आराम से बैठ जाइए, पेपर ऊपर लेके, कोई टेंशन नहीं है ना। फिल्मों में आप देखे होंगे तो अंग्रेजी टॉयलेट को ही कहते हैं कमोड। तो भैया वो अमेरिका हमसे 100 साल आगे है। हम जहाँ सोचते हैं वो उतना वो करके बैठा ले पहले से, है ना। कमोड वोड वहाँ 150 साल पहले से चल रहा है। हमारे यहाँ अभी 10 साल से गांव में कमोड जीरी लगना शुरू हो गया है, वरना कमोड वोड अब यो पुरनका दम ये कमोड वोड महिला वाला कर ना, कमोड में नहीं जाएगी, वो पूरा नहाएगी वो आके, है ना। उनका अपना तरीका है। लेकिन शहरों में क्या है वहाँ, अच्छा ये हंसना नहीं है इस पर, और क्योंकि ये सच्चाई है। आजकल लोग देखें जो जनरली चीज़ें हमारे साथ आपके साथ, आजकल लोग कमोड जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। अमेरिका में टिश्यू पेपर रहता है ना, पानी का कोई इस्तेमाल नहीं, पेपर से काम हो जाता है हम लोग का। बताइए हमारे यहाँ होगा पेपर से, महिलाएं जान जाएगी तो मार जूता घर से बाहर निकल। ये सच्चाई है। जितना बड़ा होटल में जाइएगा नहीं उतना खाली टिश्यू पेपर रहेगा, पानी ऑन रहेगा। हालांकि इंडिया में मिल जाता है, समझिए ना। बड़ा दिक्कत है ये सब, खाली बूढ़ियों के लिए। लेकिन बूढ़ा के लिए वो व्यवस्था ठीक है, जो पैर से दिक्कत है उठने बैठने में, उनके लिए ठीक है ये। तो सोच लीजिए ये आदमी पढ़ने के लिए कमोड तक साफ किया। अब आजकल आदमी को किसी को काम कहिए, है ना, हमारी इज्जत घट जाएगा। जयप्रकाश नारायण है, पूरी दुनिया जानती है इनको, पूरा भारत जानता है, और खुले शब्दों में लिखे हैं कि भैया मैंने कमोड साफ किया है ना। तो उनको सरवाइव करना था तो ऑप्शन नहीं था, चल गए भैया। अच्छा वो सब काम क्या है, तुरंत कीजिए, तुरंत पेमेंट लीजिए, सोच हो जाइए, इसलिए वो सब काम करते हैं। फिर कहते क्या है, जब बीए पास किया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गए, डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा। जैसे ही 2-3 साल वहाँ पढ़ाई किए, उसके बाद चूंकि पढ़ने में अच्छे थे तो जूनियर क्लास इनको मिल गया कि जाओ तुम पढ़ा लो। हमारे यहाँ भी जो पढ़ रहा है, हम कहते हैं कि नहीं कोई पढ़ा दो जी 6ठा के 7वां को, नहीं होता है। तो उसी तरह वहाँ भी टैलेंटेड लोग, ये टैलेंटेड थे, इनको क्लास मिल गया और क्लास के बदले भी कुछ पैसा इनको यूनिवर्सिटी दे देती थी। तो आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी हमको गाली देते हैं। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में मेडिसन में घोर कम्युनिस्ट था। वो लेनिन का ज़माना था, ट्राटस्की का ज़माना था। लेनिन और ट्राटस्की के बारे में हम लोग रूस की क्रांति 10वां में पढ़ चुके हैं। 1924 में लेनिन मरे थे, 1924 में मैं मार्क्सवादी बना था। और दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय तक जो मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हमने सब पढ़ डाले थे। यानी मार्क्सवादी विचारों को जिन जिन किताबों में छापा गया था, मार्क्सवादी विचार क्या है, हर व्यक्ति बराबर। समाजवाद मतलब हर व्यक्ति समान है, यही समाजवाद है।
कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। ये लेनिन की बातें थी, कार्ल मार्क्स की बातें थी, है ना। तो जितना किताब छपा था इन विचारों का, सब बोले हम पढ़ चुके थे। रात रात को रोज एक रशियन टेलर था, दर्जी था, हमारे यहाँ क्लास लगते थे, और वहाँ से जब भारत लौटा तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुआ। मैंने जो लेनिन से सीखा था वो सीखा यह था कि जो देश गुलाम है और वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उन्हें हरगिज वहाँ आज़ादी की लड़ाई से अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के साथ में उसका नेतृत्व भी हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। और बुजुर्गा वर्ग का मतलब क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़े थे ना, हो नहीं 10वां में पढ़े होंगे। सर्वहारा वर्ग बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। सब जगह से जो हार गया, गरीब, शोषित, दलित, इसी को बोलते हैं। तो ये थे कम्युनिस्ट। ये कैसे थे कम्युनिस्ट? देश में अभी भी कम्युनिस्टों की पार्टी है, सीपीआई अभी पार्टी है, उस विचारधारा को लेकर चलती है ना हमारे देश में। लेकिन ये जब आए अमेरिका से कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ, लेकिन शामिल हो गए किसमें? कांग्रेस में, जो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती नहीं। और ऐसा क्यों किए, इस पर सवाल आएगा, क्यों किए? तो लेनिन बताया था अपने टाइम में कि मान लिया जाए आपका देश गुलाम है और मेरी विचारधारा आपको बड़ी अच्छी लगती है, तो मेरी विचारधारा अपने देश में लागू कब कीजिएगा? जब आप आज़ाद रहिएगा तब, कि बिना आज़ाद के लिए? पहले देखो भैया, पहले बाहर वाले जो लड़ रहे हैं, घर वाले तो बैठ के हम कखनियों फरिया लेंगे। बाहर वाला आदमी को पहले क्या करो, अपने दोनों भाई मिल लो, भले दोनों का मुंह ना मिलता हो, दोनों का विचार ना मिलता हो, लेकिन दोनों मिल के पहले बाहरी आदमी को मारो और भगाओ, बाकी फैसला अपना बैठ के क्या करो, कर लो। तो वही बोले थे कि लेनिन कहा था कि आप भले मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, लेकिन अगर आपका देश गुलाम है तो आप कम्युनिस्ट की तरफ मत झुकिए। जो पार्टी उस समय देश का सबसे मजबूत पार्टी है, जो देश को आज़ादी दिलाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभा रही है, चाहे वो कोनो पार्टी रहे, चाहे वो पार्टी कोई बड़ा पूंजीपति काहे ना चला रहा हो, सबसे पहले मकसद आपका होना चाहिए किसी भी ढंग से देश क्या हो जाए, और उस आज़ादी को दिलाने के लिए आपके देश में जो काम कर रहा है, आपसे विचार मिले ना मिले, आप जाइए और उसका समर्थन। इसीलिए जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं होकर वो कहाँ गए थे शामिल होने? कांग्रेस पार्टी में। क्योंकि उस जमाने का सबसे बड़ा पार्टी अगर कोई था तो कांग्रेस था। कांग्रेस से बड़ी कोई पार्टी उस टाइम में नहीं थी, और पूरी कांग्रेस पार्टी ने ही आज़ादी के लड़ाई में बहुत बड़ा रोल निभाया, इसलिए ये भी जाके शामिल हो गए। पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए, इस सरकार के बारे में, आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, वो भी प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को कोई लोकतंत्र की शिक्षा दे, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण की शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल से आ रहे हैं, है ना। उनको जहाँ तहाँ रोका है, लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, अनन्यास कोई कारण नहीं है। और यहाँ आकर हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं। इन्होंने जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, वह खतरा है। मुझे तो कोई खतरा नहीं दिखाई देता, लेकिन जब उन्होंने शायद जेल तोड़ने की कोशिश की हो तो शायद उन्हें गोलियां चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में यह डाइवर्सन हो जाए, रास्ता भटक जाए, हम लोग यह चाहते नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये गांधी मैदान में आंदोलन कर रहे थे, पूरे देश से, पूरे बिहार से लोग वहां पहुंच रहे थे उनको देखने के लिए। और मौजूदा सरकार जो थी वो इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी इस बात से भली भांति जानती थी कि जयप्रकाश नारायण बहुत बड़ा नेता है और वो बहुत समझदार व्यक्ति है, मामला कुछ भी पलट सकता है, बदल सकता है। इसीलिए जितनी ट्रेनें पटना जा रही थी उस समय, ट्रेन में घुस घुस कर सबको मारा गया।
उतार दिया गया ज़बरदस्ती। रास्ते में ब्लॉकेज लगाया गया कि नहीं, इधर से नहीं जाएगा गाड़ी, इधर से नहीं जाएगा आपका बैलगाड़ी, इधर से नहीं जाएगा ये गाड़ी। काहे? जयप्रकाश नारायण के जो भाषण सभा है उसमें भीड़ पहुंचे ही ना। लेकिन फिर भी लोग पैदल जा रहे थे कि चलो पैदल रोकोगे, तो पैदल में भी रोक दिया कई जगह। काहे? पुलिस कि इधर जेल है, इतना इतना है, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार आदमी जा रहा है, जेल पे धावा बोल दोगे तुम लोग, जेल तोड़ दोगे, कैदी को भगा दोगे, है ना। बहुत सारी बातें की गई, रोकी गई, कोशिश पूरी हुई, लेकिन वो लोग सफल नहीं हुआ। काफ़ी लोग, काफ़ी संख्या में आखिर लोग वहाँ पहुँचे और जयप्रकाश नारायण की बातें वो सुने। कन गया। हाँ, तो चलिए जो आप कहते हैं वही मान लेते हैं। तो ये बिगड़े हुए होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए? हालांकि वे उन लड़कों को ले आए जो एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, ये लड़के हमारे छात्र संघर्ष समिति के वहाँ जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता अंग्रेजी सरकार के ज़माने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो। यहाँ तक कि लोगों को रेल से उतार दिए गए। बस पटना जा रही थी, बस से लोगों को उतार दिया गया, जिनके पास टिकट था चाहे नहीं था, उन सबको उतार दिया गया। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट तो अखबारों में छपी थी, सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ, शर्म नहीं आती इन लोगों की। और बात डेमोक्रेसी की करते हैं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को पूरा अधिकार नहीं है क्या? जहां भी चाहे वो शांतिपूर्ण अपनी सभा कर सकते हैं, जहां चाहे वो प्रदर्शन कर सकते हैं शांति से। राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएं, असेंबली के सामने जाएं, उन्हें पूरा अधिकार है। हाँ, हिंसा करे तो वो बात अलग है। बोला कि आप बड़े बड़े आते बोलते हैं कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, डेमोक्रेसी खराब हो जाएगा इससे। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जनता का छूट होना, जनता को फ्री होना। और जनता अगर शांति से प्रदर्शन करना चाहती है, विरोध करना चाह रही है, यही तो डेमोक्रेसी है। यही तो डेमोक्रेसी है जहां हम यहाँ से बैठे प्रधानमंत्री को दिन रात गरियाते हैं। क्या किसी को गरिया सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं, इसकी फुल आज़ादी हमारी है ना। तो ये डेमोक्रेसी है। चल जाओ जरा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, किंग जोंग कौन है रे वहाँ? नहीं, वो किम जोंग है ना, किंग कॉन्ग। वहाँ वो उसका पता है, आप उसके बारे में पढ़िएगा। जो बाल हेयर कट वो कटाए हुए हैं ना, पूरे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में ऐसा कोई बाल कटा नहीं सकता है। जो कट मेरा है बाबू, कट कोई नहीं कटाएगा। कटवा लिया, चल जेल में। कोई विरोध कर दिया उसका, चल जेल में। और बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत टेढ़ा आदमी है, जिसको बोलता है बदमाश, उस टाइप का आदमी एकदम। केकरो डरता वरता नहीं है वो। तो उसको तानाशाह बोलते हैं वो एक तरह से। वो अपने हिसाब से चलता है। तो वही है यहाँ पर। और बात करते हो डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी में क्या आपको जैसन मन है वैसन बाल रखिए, कोई रोके वाला है? वहाँ क्या है कि नहीं, वहाँ उसके परिवार में अगर कुछ होगा ने, अगर तो उसको सबको मनाना है। उसका बर्थडे आ गया, उसका ये आ गया, वो अपने हिसाब, बोले ना कि जो चाहेगा वही होता है। उसको मैंने, आप कितनों बीमार है उसके सामने है तो खुश रहिए, नाराज नहीं रहिए। उसके टीम में हमेशा युवा लड़के रहते हैं, युवा लड़कियां रहती है। जिरिस ये डाउन हुआ, चल भाग यहाँ से, हटा देगा उसका। ऐसा मैंने पढ़िएगा उसके बारे में तो आपको पता चलेगा कि कितना वो क्रूर आदमी है, किसी से डरता वरता नहीं है। तो तानाशाह हो गया वो। चाइना क्या है? तानाशाह है। वहाँ एक पटिए है, और जब भी राष्ट्रपति बनेगा तो कौन बनेगा? उसी पार्टी का आदमी बनेगा। हमारे यहाँ कई पार्टियाँ हैं, जदयू है, राजद है, बिहार में लोजपा है, कभी इसका मंत्री बनता है कभी उसका बनता है। वहाँ फिक्स है कि एक पार्टी है और इसी पार्टी का जो बनना होगा बनेगा। तो अगर आपको पहले बनना है, आप नेता बनना चाहते हैं, तो ये पार्टी को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और वह पार्टी जो करना होगा करेगा। दूसरा पार्टी की वहाँ क्षमता, दूसरा पार्टी बनाने का अधिकार ही नहीं है। यहाँ तो हम आप चाहिएगा चलो वो पार्टी बना लेंगे, विद्यार्थी पार्टी नहीं बन जाएगा। और वहाँ मार के हक देगा। वहाँ मियाँ जी को दाढ़ी बनाने का, बढ़ाने का कुछ नियम नहीं है। रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते, वहाँ दाढ़ी बढ़ा के बोलेगा, मरी मार मारता है। बहुत क्रूर टाइप का है वो लोग, तानाशाही जो लोग होते हैं। कितना टाइम हुआ हो? 2:29। अच्छा, एक पैराग्राफ और।
हमसे मिलने आए कुछ अधिकारी ने कहा उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा। मैंने सुना है दीक्षित जी के मुंह से जयप्रकाश नारायण अगर नहीं होते तो पूरा बिहार जल गया होता। जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा सोचते हैं आप? जयप्रकाश नारायण के लिए ये सारा क्यों होता है? ये नेतृत्व में ये प्रदर्शन, ये सभा होने वाली है, लोगों को क्यों रोकते हैं आप? जनता से क्यों घबराते हैं आप? आप जनता के प्रतिनिधि हैं, किस तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की कि लोग पटना आने से रोक ले, ये उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है, पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को, ऐसी नीचता का व्यवहार करते हैं। मैं कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमयी कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं और उन्हें गिरफ्तार भी कर लेते हैं, उन पर लाठियां बरसाते हैं, गोलियां चलाते हैं। क्या यही डेमोक्रेसी है? इसे बदलना चाहती है जनता? जयप्रकाश नारायण, छात्र, युवक, जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा, आज उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप लाठी बरसा रहे हैं, मार रहे हैं और कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। आप डर रहे हैं जनता से, जनता आपके खिलाफ है, आपको कबाड़ के फेंक देगा, है ना। और इस बार से जो भी अब युवक नेता होगा वो सारे कौन होंगे? युवक होंगे। मित्रों, एक बात तो कहानी थी, मैं जानता हूं डॉक्टर रहमान यहीं बैठे होंगे, वो चिंता में पड़ गए होंगे। मैं इतना जोर जोर से अपने बातों को रख रहा हूं, इससे मेरे हृदय पर बुरा असर होगा, मैं भी समझता हूं। अब जरा मैं अपनी आप को बांध के, चूंकि उम्र हो गया था इनका, तो इनका डॉक्टर था, पर्सनल डॉक्टर, उसका नाम था रहमान। बीच बीच में तबीयत खराब हो जाता तो चेक उक करता है ना। तो चिल्ला चिल्ला के जैसे भाषण गरज का ही दिया जाता है, तो पूरा बोल रहे थे। इनको दिल का थोड़ा समस्या था, तो रहमान जी इनको गौर से देख रहे थे कि बुढ़वा मर जाएगा जल्दी ही, चिल्ला चिल्ला बोल रहा है। एक तो दिल का समस्या है, ऊपर से चिल्ला कह रहा, बहुआ रहा था डॉक्टर इन पर। तो बोल रहे हैं कि हमको डॉक्टर साहब देख रहे रहमान जी, और इनको भी चिंता हो रहा होगा क्योंकि मुझे दिल का समस्या है, लेकिन अब हम जो बोलेंगे वो धीरे धीरे बोलेंगे, है ना। अभी हाल में मैं वेल्लोर में था, हमारे परम मित्र और स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित पटना आए। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, कुछ प्रश्न उठाए। उनका मेरा बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का जो आंदोलन चला था अंडरग्राउंड, बम्बई में जब रहते थे तो उस समय वो अंडरग्राउंड के क्या थे? नेता थे। अंडरग्राउंड समझते हो? नहीं समझते हो? अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर नहीं छिप जाना है, माने ऐसा छिप जाना है कि नजरे नहीं आना है, उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड। ऐसा नहीं कि जमीन हम सुरंग बना के बैठा लें। कई लोगों को लगता है अंडरग्राउंड हो गया हो मतलब जमीन के अंदर चल गया, नहीं, मतलब वो छिप गया सामने से। वो अब आम जनता को भी वो दिखते नहीं थे। चोरी छिपे रात में आना, कुछ बोलना, मिलना और भाग जाना। क्यों? तो रडार पे थे वो लोग, पुलिस को कब खनियों मार देगा, उसको जेल में उठा के डाल देगा। सदानंद जी जो प्रेस के, फ्री प्रेस के मालिक थे, उसकी स्थापना की थी और उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ क्या कहा था? बॉम्बे कहा था। मुझसे कोई बड़ी पदवी दी थी, मुझसे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, मैंने अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और घनिष्ठता, मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वो ठोस होती है, चाहे हम कहीं रहे वो बिल्कुल ठोस रहती है, और आज तक हम मित्र बने हुए हैं। देखो, 2-3 जगह का जो मित्रता होता है ना, वो ज़्यादा समय तक चलता है। स्वार्थ में जो मित्रता होता है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। हमको ज़रूरत था तो तुमसे दोस्ती कर लिए, ज़रूरत ख़त्म तो दोस्ती, तो वो मित्रता ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जो ऑटोमेटिक दोस्ती हो जाता है वो लंबे समय तक चलता है। जैसे अगर आप कभी जेल जाएंगे तो जेल में जब आपकी दोस्ती हो जाएगी, वो दोस्ती बड़ी लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। अगर कोई आपके फैमिली में कोई अगल बगल गया हो जेल उल और किसी का नंबर लिया हो, तो पता कीजिएगा जेल वाली जो दोस्ती होती है बहुत तगड़ी होती है ना। या दुख के समय में कोई आपको अगर मदद कर दे और आदमी आप सही है, मानवता आदमी में है, तो वो भी दोस्ती बहुत लंबे समय तक चलती है, दोस्ती ये चलते रहती है। और ऐसे स्वार्थ ज़रूरत था तो तुमसे बोले, ज़रूरत नहीं है तो काम ख़त्म हो गया तो नहीं बोलेंगे, तो वो दोस्ती ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। और दोस्ती का अर्थ ही होता है कि जब ज़रूरत पड़े तो अपने दोस्त को क्या कीजिए? मदद कीजिए। ऐसा नहीं कि कल तोरा गुपचुप्पा खिले लियो, आज तू खिलाओ, नहीं, और नहीं खिलेगी तो दोस्ती खत्म, जो हम ही खाली खिलाइयो बार बार, बात समझे। आजकल दोस्ती है कि हम खिले लियो तू खिलाओ, नहीं
और जरा सा लड़ जाएगा, ए दोस्त, हर वो कहावत नहीं है, हर दोस्त कमीना होता है, ना होता है। क्योंकि आजकल जो है आपके चरित्र का, आपके नेचर का सबसे बढ़िया जानकार, आपको जो बढ़िया से जानता है वो दो चीज़ है, पहला दोस्त और दूसरा मोबाइल। ये दो ऐसे है कि आपको बहुत बढ़िया से जानता है कि आप क्या हैं। पूरा मोबाइल हिस्ट्री अगर कोई निकाल देगा तो पता चल जाएगा कितने बढ़िया हैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया आपके चरित्र को नापने वाला जो अगर यंत्र है तो आपका मोबाइल है। और ये बार बार बोले हैं, मोबाइल में कुछ छिपता नहीं है, आज नहीं कल कोई साथी आदमी होगा पूरा हिस्ट्री आपका निकाल देगा। इसलिए मोबाइल का प्रयोग सतर्कता से कीजिए, ये बता रहे हैं। और दूसरा, दोस्त आप हर चीज़ शेयर करते हैं, इसलिए वो आपका हर राज जानता है। और जिस लड़ाई हुआ तो पूरा राज उकलना शुरू भी हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि कुछ बातें जो है किसी को मत बताइए, वरना बाद में जब लड़ाई होगा तो वही दोस्त आपका दुश्मन बन जाएगा। बात समझ में आया? पकड़िए।